Mr. Hamad Tafi. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आप लोगों से मुखातिब होने का एक मौका दिया। याद रखें that there are two types of factors in our society. दो किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव फैक्टर्स कौन सी? एक बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से घर लौटता है तो वो डायरेक्ट निकलता है अब्बू के बिजनेस को संभालने के लिए। अब्बू का बिजनेस कार बारगेन हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, वो यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से आने के बाद वो डायरेक्ट वहां पर जाता है। जब वो अपने अब्बू के रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर काम करता है, तो वहां पर उसको दो नुकसानात मिलती हैं। पहला, उसका टाइम भी ज़ाया होता है। दूसरा, गलत इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। गलत इम्पैक्ट से मुराद लोग आए होते हैं, जिरगा सा होता है, वो बैठे होते हैं, किसी चीज के हवाले से वो बात कर रहे होते हैं, या कार बारगेन हो तो गाड़ी के हवाले से वो लोग बात करते हैं। तो वो बच्चा जो कि पढ़ाई से डायरेक्ट यहाँ पर आता है, स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पर आता है, तो वो उन लोगों की उन बातों के ऊपर फोकस करता है। तो उन बातों के ऊपर फोकस करने की वजह से वो बच्चा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, उसका फिर पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रेफर नहीं करता। वो यही कहता है कि मैं सुबह जाऊंगा अब्बू के रेस्टोरेंट में, कार बारगेन में, पूरा दिन वहीं पर गुजारूंगा। दूसरा, बैड फ्रेंड्स एंड बैड सिटिंग्स। हमारे ज्यादातर नौजवान जैसे ही कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आते हैं, खाना खा के वो डायरेक्ट अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं। पूरा दिन वो अपने दोस्त के साथ गुजारते हैं, दोस्तों के साथ गपशप, दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड्स, दोस्तों के साथ KFC, दोस्तों के साथ पार्टीज, डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। और तीसरा, बैड यूज और नेगेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम पूरी रात जागे रहते हैं, मोबाइल खोलकर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जब सुबह जब रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आइस के अंदर जो कॉर्निया है वो छोटा हो जाता है, और जब लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा होता है, तो वो कॉर्निया बड़ा हो जाता है। और जब वो कॉर्निया बड़ा हो जाता है तो वो एक ऐसा लिक्विड पे ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है कि जिसकी वजह से इंसान को नींद आने लगती है, वो फिर सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है। लेकिन हम पूरी रात मोबाइल खोलकर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉर्निया छोटा रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में वो लिक्विड प्रोड्यूस नहीं होता कि वो जाकर फिर सो जाए। बहुत बड़ा नुकसान है हमारी यूथ का, नौजवानों का, नेगेटिव पॉइंट है। और चौथा, फैमिली एनवायरनमेंट। देखिए, एक बच्चे को एनवायरनमेंट और अच्छा एनवायरनमेंट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, हम तो घर में बैठकर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं, अपने मकसद के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन हमारा बाप दुकान से आकर इतना वो गुस्सा होता है, इतना वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो घर में मारपीट शुरू कर देता है। घर में कुछ ऐसा एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिससे बच्चा वो फोकस नहीं कर पाता अपनी स्टडीज के ऊपर, वो अपने मकसद के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, और ना अपने काम के ऊपर वो फोकस कर पाता है। घर में एक हाइपरटेंसिव एनवायरनमेंट होता है, और अब इसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब अपनी इंसानी नेगेटिव चीजों को खत्म करने के लिए जरूरी बात यह है कि आप सबसे पहले अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करो। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है। उसके बाद जो आपका फील्ड है, कोशिश करो कि आप उसी फील्ड को के अंदर इन्वेस्ट करो। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट बन रहे होते हैं इंजीनियर हैं, लेकिन उनके दोस्त जो होते हैं वो मेडिकल की फील्ड से होते हैं, उनके दोस्त किसी और फील्ड के होते हैं, वो बन कुछ और रहे होते हैं, और उनके दोस्त या उनकी जो सिबलिंग्स और जो सराउंडिंग होती है वो किसी और के साथ होती है, किसी और फील्ड वालों के साथ होती है। अपने लिए मकसद सेलेक्ट करो और अपनी फील्ड से ही मुताल्लिक जो लोग हैं उस फील्ड के अंदर जिन्होंने एक नाम कमाया है और जिनको हम गेम चेंजर्स भी कह सकते हैं, जो कि कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग में
जो बेहतरीन लोग हैं, जो कामयाब तरीन लोग हैं, आप उनकी बायोग्राफीज को पढ़ो कि कैसे इस बंदे ने, ये बंदा इस मकाम तक पहुंचा। जब आप इनकी बायोग्राफीज को पढ़ोगे, इनके लाइफस्टाइल को आप लोग पढ़ोगे, तो आपके पास फिर नॉलेज आएगा। दूसरी बात, गोल सेटिंग की आती है। जिस तरह मैंने अभी बात की, अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करो, अपने लिए डायरेक्शन सेलेक्ट किया, तो फिर अपने उस डायरेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम करो। पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मेरा मुराद, sit in your room, take a ball point with a piece of paper and start writing your weaknesses. अपनी weaknesses को लिखना शुरू करें। मेरे अंदर क्या weaknesses है? मैं मोबाइल पे एक हाथ से टाइपिंग स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन जब कीबोर्ड की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, मैं नहीं लिख सकता। कंप्यूटर का पॉजिटिव इस्तेमाल मैं नहीं करता। इम्तिहानी हॉल में मैं नकल करता हूँ, मैं रट्टा लगाता हूँ, मैं गोटा लगाता हूँ। अपनी इन सारी वीकनेसेस को इकट्ठा करो, इनको लिखो अपने पास, और कोशिश करो उसी वक्त से कि अपनी वीकनेसेस को अपनी ताकत बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जब आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे, आपकी स्किल्स में भी इजाफा होगा, और आपका जो टाइम है, जो कि बहुत कीमती है, वो जाया भी नहीं होगा। और जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करोगे, तो फिर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। एक दफ़ा मैं पीछे ग्राउंड में खड़ा था, मेरे टीचर लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के दौरान उन्होंने ये बात की कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के टीचर प्रोफेसर अर्नोल्ड, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहते हैं that he is the man of his age, he is the man at war of his age and he is the man above from his age। at war of his age और the man of his age में तो मैं समझ गया। जब उनका लेक्चर खत्म हुआ, मैंने उनसे पूछा that he is the man above from his age का क्या मतलब? तो मेरे टीचर ने फिर मुझे जवाब दिया कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है वो जिंदा रूद है, वो आबे हयात है, आबे हयात था, आबे हयात है और आबे हयात रहेगा, जिसकी एक बूंद पीने के बाद एक इंसान हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम कभी खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान और सुन्नत से कभी बाहर नहीं गए। मैंने कहा इसका मतलब? उन्होंने बताया कि वो जो भी फरमाते हैं, कुरान की आयत और सुन्नत को कोट करते हुए अपने अल्फाज में वो आसान करके हमारे लिए उन्होंने बयान किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं कि खुदी ना भेज गरीबी में नाम पैदा कर। वसाइल की बुनियाद पर कभी बिलीव ना करो। आपके पास मोबाइल नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास लैपटॉप नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास इंटरनेट डिवाइस नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप वसाइल की बुनियाद पर बिलीव करोगे तो आप फिर आगे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वसाइल पे आपका बिलीव नहीं होगा तो सोचेंगे कैसे अरब के सहराओं से लोग निकलकर जो पेट पर पत्थर बांधते थे, ना खाने को सप्लाई था, ना तीर थे, ना तलवार थे, लेकिन अपने दौर के रूस और अमेरिका को वो शिकस्त उनको चैलेंज किया था उन लोगों ने। कैसे अरब के सहराओं से निकलने वाले लोग जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधे थे, लेकिन नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। तो वसाइल पे बिलीव ना करें। और मेरे टीचर ने फिर मुझे ये बात भी कही कि, और वो मेरा आप लोगों के मैसेज भी है कि आप बायोग्राफीज को पढ़ो। सर मैंने पहले बात की, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफीज को आप पढ़ो। आप इंजीनियर हो, आप ये उस बंदे की बायोग्राफी पढ़ो कि कैसे एक 13 साल बच्चा क्लासरूम में पीछे कतार में बैठकर ड्राइंग बनाकर और 17 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में अपने मकसद की शुरुआत की, और 17 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, पूरी दुनिया को एक वेबसाइट के जरिए से कनेक्ट कर लिया। कैसे 10,000 मर्तबा फेल होने वाला बंदा, जिसको लोगों ने डिमोटिवेट किया, जिसको लोगों ने बताया तुम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बार बार अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जिसने लाइट बनाई, थॉमस एडिसन। आप ग्राहम बेल की, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसकी एग्जाम्पल आप देखें। इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप इन लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ो कि कैसे बंदा इतने कम मकाम से इतने बड़े मकाम तक पहुंच जाता है। लीडर बनना चाहते हो तो हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो। आजकल के दौर के लोगों में इमरान खान को पढ़ो कि कैसे अगर आप लीडर बनना चाहते हो, कैसे मियां वाली से उठने वाला बच्चा पहले क्रिकेट की फील्ड में आता है, पहले क्रिकेट की फील्ड में आता
ہے, پھر ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھاتا ہے, اور آج ہمارے ملک کا وہ وزیر اعظم ہے. کیسے وہ اس مقام تک پہنچا؟ جب آپ ان سب لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھو گے, اور جب آپ کے پاس ان سب کی جو کئی بھی باتیں ہیں جو کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہے, آپ اس کو پڑھو گے, تو جو نالج آپ کے ذہن میں آئے گا, پھر اس نالج کے مطابق آپ آگے بڑھ پاؤ گے. اور یاد رکھو that nature pay backs. اللہ اور اللہ کا جو نظام ہے وہ کبھی ایک بندے کی جو محنت ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا, لیکن شرط صرف ایک ہے, اس بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے. نہ جھوٹ, نہ دھوکہ, لالچ, یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ ان سب کی بایوگرافی کو پڑھو گے, جب آپ اس کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرو گے, اور جب آپ آگے بڑھو گے, تو پھر آپ کی ایک فریکوینسی بنتی ہے. اور پھر اللہ کا جو نظام ہے, نیچر, قدرت, آپ کی اسی فریکوینسی کو لے کر آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیتی ہے, اسی فریکوینسی کے مطابق آپ کو ایک مقام دیتی ہے. تو آپ جتنی فریکوینسی بلڈ کرو گے تو اتنا ہی بڑا مقام آپ کو اللہ اور اللہ کا نظام دے گا آپ کو. آخری بات جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از فیئر. ڈر. یاد رکھیے, ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. It's just a misconception of our mental faculty. یہ صرف ایک تصویر ہے ہمارے دماغ میں, جس کو ہم نے اسٹیپلر سے ہم نے اپنی دماغ میں سیو کر دیا ہے. جب بھی ہم اسٹیج پر آتے ہیں, ہم اپنی پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں, کلاس روم کی ڈائس پر جب ہم آتے ہیں, تو وہی ڈر کی پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور اسی ڈر کی پکچر کی وجہ سے جو لیکچر, جو پریزنٹیشن ہم لوگوں نے تیار کی ہوتی ہے وہ ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے. جو نالج ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں, وہ ہم سکھا نہیں پاتے. ڈر ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات, کلاس روم کے ڈیسک پر آؤ, چھوٹے چھوٹے موقعوں سے جو ہے آپ ایکسپیرینس حاصل کرو. یاد رکھو, آپ ایکسپیرینس حاصل نہیں کرو گے آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. ایک سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, چوتھی سیڑھی, ساری سیڑھیوں کو بنا کر بنیادیں مضبوط کر کے جب آپ ان کے اوپر چڑھو گے تو ہی جا کر آپ اپنے مقام پر پہنچو گے. تو پہلے چھوٹے سٹیجز پہ, اپنی کلاس روم کی ڈائس پہ, اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے بھائی بہن کو اکٹھا کر کے ان کو لیکچر دینا شروع کر دیا. تو پھر آپ کے جو ہے کلاس روم کے لیول تک آپ کو ایکسپیرینس حاصل کر لیں گے. اس کے بعد آڈیٹوریم پر آئیں, اسٹیجز پہ آئیں, اپنے اسکولز, کالجز یا یونیورسٹیز کے, وہاں پر لیکچر دینا شروع کر دیں. اور پھر اس کے بعد کیمرے کے سامنے آئیں, کیونکہ کیمرے کے سامنے جو بندہ بھی عادی ہو جاتا ہے, جو بندہ بھی کیمرے کو فیس کر پاتا ہے, وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ لیکچر دے پاتا ہے. تو کیمرے کو پھر فیس کریں, اور جب آپ کیمرے کو فیس کرو گے تو پھر آپ کے اندر یہ ایبلٹی آئے گی کہ آپ سامنے والے بندے کو جو آپ کا پیغام ہے, جو آپ کا میسج ہے, وہ آپ سامنے والے بندے کو پہنچا سکو گے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز, کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 3 پہلو ہیں, یاد رکھیں. پہلا وہ کہ وہ باہر ملک جا کر باہر ملک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. دوسرا وہ جس میں وہ متحدہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں, سارے جہاں سے پیارا ہے ہندوستان ہمارا. اور تیسرا وہ کہ جس میں وہ گھسے پٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کو آنے والی دور کی ایک تصویر دکھاتا ہے, اور کہتا ہے کہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دراصل مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کا مطلب اس دور میں پاکستان بننا تھا. تو انہوں نے وہ ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھایا. آج کے دور میں بھی اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے اور پاکستان کو ان کے کلام کی بنیاد پر اٹھائیں گے, تو یہ پاکستان پوری دنیا کا سپر پاور بنے گا. پھر پوری دنیا میں لوگ یہ بات کہیں گے کہ اگر صادق اور امین لوگ دیکھنے ہیں تو پاکستان جاؤ. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کا جو فیلڈ ہے اس فیلڈ سے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا. اپنی فیلڈ کے اندر انویسٹمنٹ کریں, اپنی فیلڈ جو آپ کا کام ہے اس کو اپنے لیے انٹرسٹنگ بنائیں, اپنے لیے آسان بنائیں. اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کلاسوں میں, لیکن کلاس روم میں ٹیچر کو وہ فوکس نہیں کرتے, ٹیچر کی باتوں کو نہیں مانتے. ٹیچر جو بھی بولتا ہے وہ سارے ان پٹ اور آؤٹ پٹ سارے نکلتا جاتا ہے, دماغ میں کوئی چیز سیو نہیں رہتی. تو اس آؤٹ پٹ کے سسٹم کو ختم کرنا ہے اور صرف ان پٹ کے سسٹم کو لانا ہے. تو اپنے لیے کاموں کو آسان بناؤ, اور اپنے لیے جو آپ کا کام ہے اس کو اپنے لیے انٹرسٹنگ بناؤ. آپ ان کو انٹرسٹنگ بنائیں گے تو جو بھی فیلڈ ہے اس کا آپ کا انٹرسٹ ہوگا اس فیلڈ میں, تو آپ کبھی تھکو گے نہیں, اور آپ چاہو گے کہ میں اور سیکھوں, اور بھی آگے بڑھوں, اور سیکھوں, اور بھی آگے بڑھوں. اور جو لوگ, جس طرح میں نے نیگیٹو فیکٹرز کی ایک سوسائٹی کی بات کی, آپ کی فیملی انوائرمنٹ ہو گیا, کوشش کریں کہ اپنے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ بنائیں کہ جس انوائرمنٹ میں صرف آپ سیکھو. بیڈ فرینڈز ان کو ختم کریں, اپنے لیے اچھے دوست بنائیں, اور آپ کی جو فیلڈ سے
रिलेवेंट दोस्त अपने लिए बनाएं, ताकि आप उनसे सीखो, वो आपसे सीखे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर होता जाए आपका। इससे ये होगा कि उनके पास जो नॉलेज है वो आपके पास आएगा, आपके लिए आसानी होगी, और आपके पास जो नॉलेज है आप उनको दोगे तो उनके लिए भी अपने कामों में आसानी होगी। फादर का बिजनेस हो गया, ठीक है, अबू के बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन साथ साथ अपनी तालीम में भी, अपने एजुकेशन में भी, अपने गोल में भी, अपने जो लाइफ का मकसद है उसमें भी अपने इंटरेस्ट पैदा करो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।